सो यस स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज नेम द गैस दैट वी नीड टू ब्रीथ इन। हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? दैट इज ऑक्सीजन। इसी के बाद द नेक्स्ट वन इज नेम द गैस दैट प्लांट नीड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड। प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, और इसी के अपोजिट हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है हमारे और प्लांट्स के बीच, इसीलिए प्लांट्स ग्रो करना हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नेम द गैस दैट प्रेजेंट इन द एयर इन द मैक्सिमम क्वांटिटी। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सी वाली गैस हमारे एयर में प्रेजेंट है? दैट इज नाइट्रोजन, 78% है। इसके बाद स्टूडेंट हमारी एयर में, जो हमारे सराउंडिंग में जो एयर की ये ब्लैंकेट है ना चारों तरफ, इसी को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी हमारे चारों तरफ एयर की ये जो कवरेज है, इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम जानेंगे ब्रीज के बारे में। ब्रीज क्या होती है? दैट इज जेंटल एंड प्लीजेंट विंड इज कॉल्ड ब्रीज। जेंटल एंड प्लीजेंट मतलब थोड़ी सी प्यारी प्यारी जो मंद मंद हवा चलती है ना, उसी को ब्रीज कहा जाता है। Some coastal regions that are closer to larger water bodies such as sea and ocean observe a unique natural phenomena। जितने भी कोस्टल रीजन्स है, कोस्टल रीजन्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? जो समुद्र के तटीय क्षेत्र होते हैं, यानी समुद्र के पास के इलाके जितने भी होते हैं ना, उन्हें कोस्टल रीजन्स कहा जाता है। ये क्या होता है? क्योंकि ये वाटर बॉडीज जैसे कि सी या ओशन के पास होते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक नेचुरल फिनोमिना होता है। इन रीजन्स में क्या होता है? एयर जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में चलती है दिन के समय में, और अपोजिट डायरेक्शन में चलती है ड्यूरिंग द नाइट। रात के समय में अलग डायरेक्शन में चलेगी और दिन के समय में अलग डायरेक्शन में यहाँ पर एयर ब्लो करती है। तो इसी मूवमेंट के बारे में हम जानेंगे। दीज आर द एक्चुअली टू डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीज। तो ये दो अलग तरह की ब्रीज बहती है। ब्रीज यानी हवा मंद मंद जो चलती है, उसमें कौन कौन सी है? पहली आती है सी ब्रीज एंड सेकंड आती है लैंड ब्रीज। ये दो मूवमेंट है एयर की, यानी एयर के चलने की तरीका है कि किस तरह से एयर चलती है। ठीक है, दिस हैपन ड्यू टू द डिफरेंस इन द रेट ऑफ हीटिंग अप एंड कूलिंग डाउन ऑफ लैंड एंड वाटर। और ये जो होता है ना, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो चलती हैं, इसका बेसिक रीजन ये होता है क्योंकि रेट ऑफ हीटिंग अप एंड कूलिंग डाउन जो होता है, यानी हमारी धरती के यानी लैंड के ठंडे होने और गर्म होने, और साथ ही वाटर के ठंडे होने और गर्म होने का फर्क इस ब्रीज पे पड़ता है, इसीलिए इसमें डिफरेंस आता है। एक्चुअल में जो हीटिंग अप एंड कूलिंग डाउन होता है ना लैंड का, दैट इज फास्टर देन वाटर। लैंड जो है, जो जमीन है, वो वाटर के कंपैरेटिवली जल्दी कूल डाउन यानी ठंडी पड़ जाती है और जल्दी ही हीट अप यानी गर्म भी हो जाती है, जबकि वाटर को इसके कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी की वजह से फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज होता है। सबसे पहले हम जानते हैं स्टूडेंट सी ब्रीज क्या होता है। दिन के समय में सन की हीट डायरेक्टली पड़ रही होती है लैंड पे भी और वाटर पे भी, तो जो लैंड के ऊपर की एयर होती है ना, वो जल्दी गर्म हो जाती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि वो फास्टर होता है। तो जितनी ज़्यादा एयर मौजूद होती है लैंड के ऊपर, वो जल्दी कंपैरेटिवली गर्म हो जाती है सन की हीट की वजह से। इसीलिए जो एयर अबव द लैंड है वो क्या होती है? वार्मर होती है, थोड़ी सी गर्म होती है। और मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो वार्म एयर होती है वो लाइट हो जाती है वेट में, यानी वो थोड़ी हल्की पड़ जाती है, और हल्की होकर क्या हो जाती है? वो ऊपर हो जाती है, यानी इट राइजेज अप, थोड़ा ऊपर उठ जाती है। और उसी के प्लेस में जो कूल एयर है, यानी जो ठंडी हवाएं जो कहाँ से आ रही होती हैं? दैट सी ब्लोज टुवर्ड द लैंड, जो सी के ऊपर से, क्योंकि समुद्र के ऊपर की हवा कैसी है? ठंडी, तो वो बहकर कहाँ आती है? लैंड एरिया की तरफ आती है, और जो वार्म एयर थी उसकी प्लेस ले लेती है, यानी उसकी जगह ले लेती है, क्योंकि वार्म एयर तो अपना वेट क्या था उसका? लाइट हो गया, तो वो ऊपर उठ गई, राइजेज अप हो गई। सो द कूल एयर ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड। तो मतलब वो ठंडी हवाएं जो सी से यानी समुद्र से लैंड की तरफ चलती हैं ना, उन्हें सी ब्रीज कहा जाता है। बेसिक लैंग्वेज में आपको बताऊं तो द कूल एयर्स दैट ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज।
और ये कब होता है? इट ब्लोज ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में जो ठंडी हवा समुद्र से लैंड की तरफ बहती है उसे सी ब्रीज कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, ये लैंड एरिया है, ये सी एरिया है। लैंड एरिया में जो ब्रीज थी, जो हवा चल रही थी, वो क्या हो गई? गर्म होकर ऊपर उठ गई, ऐसे ये रेड एरो से दिखाया हुआ है, वार्म एयर ऊपर उठ गई। और सी के ऊपर जो हवा थी वो क्या थी? कूल थी, थोड़ी ठंडी थी। तो उसने क्या किया? यहाँ पर आके वार्म एयर का प्लेस ले लिया। तो ये जो एयर की ब्लोइंग हो रही है ना फ्रॉम सी टू लैंड, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। इसके बाद आता है हमारा लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है स्टूडेंट? ये कब होता है? जैसे सी ब्रीज दिन के समय होता है, ऐसे ही रात के समय ड्यूरिंग द नाइट लैंड ब्रीज होता है। क्या होता है इसमें? लैंड जो है जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी लैंड ठंडा भी हो जाता है सी के कंपैरिजन में। तो जो वार्म एयर होती है ना सी के ऊपर, इस समुद्र के ऊपर जो वार्म एयर है वो क्या पड़ जाती है? दैट कूल्स, दैट राइजेज अप, वो ऊपर उठ जाती है। और कूल एयर अबव द लैंड ब्लो टुवर्ड्स द सी टू टेक इट्स प्लेस। और लैंड के ऊपर जो ठंडी हवा बह रही थी वो कहाँ जाती है? सी की तरफ जाती है उसका प्लेस लेने के लिए। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? द कूल एयर बिगिन टू ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। जैसे वहां पर सी ब्रीज में कूल एयर सी से लैंड की तरफ बह रही थी, इसी में लैंड ब्रीज में क्या होता है? उसके अपोजिट होता है। ये कूल एयर बिगिन करती है ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, अब लैंड से सी की तरफ जाती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो गई, इसीलिए इसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। और ये रात के समय होता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको, इसमें क्या होती है? एयर की प्रोजेक्शन फ्रॉम लैंड टू सी, यानी यहाँ लैंड से वो सी की तरफ बहती है, क्योंकि सी के ऊपर की जो एयर थी वो वार्म हो गई और ऊपर उठ गई, ऐसे रेड एरो से जो इंडिकेट किया गया है आपको। तो यहाँ जो सी के ऊपर की जो एयर थी वो वार्म हो गई और ऊपर उठ गई ना ऐसे। और यहाँ लैंड के ऊपर की जो एयर थी, जो क्या थी? कूल थी, थोड़ी ठंडी थी, वो क्या करती है? इस वार्म एयर का प्लेस यहाँ पर आकर ले लेती है। इसे कहा जाता है लैंड ब्रीज। इसके बाद स्टूडेंट अब हम जानते हैं वाटर के बारे में। हमने वेदर के बारे में पढ़ा, हमने ब्रीज के बारे में यानी एयर के बारे में पढ़ा, अब हम जानते हैं वाटर के बारे में। एज यू ऑल नो, हमारी जो अर्थ है उसका 70% एरिया या 70% सरफेस पानी से कवर्ड है, यानी पानी से भरा हुआ है। और ये किस किस फॉर्म में मिलता है? रिवर्स यानी नदियों के, लेक्स, ओशियन, और साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है स्टूडेंट? जो पानी जमीन के सरफेस के नीचे पाया जाता है ना, उसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। जो हैंडपंप या वेल मतलब कुओं के थ्रू ऊपर तक निकाला जाता है या उसको यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग। उसके साथ साथ पानी जो है वो ग्लेशियर्स और आइसबर्ग्स में भी मिलता है। ग्लेशियर्स क्या होती हैं स्टूडेंट? स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस, यानी आइस, बर्फ की जमी हुई जो रिवर्स होती है ना, उन्हें ग्लेशियर्स कहा जाता है जब बर्फ जम जाती है। ऐसे ही आइसबर्ग्स होते हैं, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जो होते हैं जमी हुई बर्फ के। ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। और इसी के साथ साथ हमारा जो वाटर है वो हमारे एटमोसफेयर में भी मौजूद है। हमारे एटमोसफेयर में एयर के साथ साथ वाटर वेपर्स भी होते हैं, छोटे छोटे पानी के कण। तो इसीलिए हमारा जो वाटर है वो हमारे सरफेस में और साथ ही साथ हमारे पूरे एनवायरनमेंट में हर जगह मौजूद है। बट उसके बावजूद हम लोगों को पानी का क्राइसिस झेलना पड़ रहा है। व्हाट इज द रीजन? क्या बेसिक रीजन है इसके पीछे? बिकॉज ओनली अबाउट 3% ऑफ वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। हमारे पास 70% वाटर तो है पूरे सरफेस ऑफ द अर्थ में, लेकिन उसमें से केवल 3% ही पानी ऐसा है जो हम पीने के योग में यानी प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट पानी जो है वो बेसिकली हमें 3 तरीकों से मिल रहा है, 3 फॉर्म में मिल रहा है, 3 स्टेट्स हैं उसकी। पहली आती है सॉलिड। सॉलिड मतलब जब वो हमें जमा हुआ मिल रहा है, जब उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, पर्टिकुलर साइज है, जिसे आइस भी कह सकते हैं हम। दूसरा आता है लिक्विड फॉर्म में वाटर, जो हम पीने के यूज में लाते हैं। इसमें ना कोई शेप होता है ना कोई साइज होता है, क्योंकि लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप और साइज ले लेता है। तीसरा आता है गैस फॉर्म में। गैस मतलब जब वाटर वेपर बन के वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन लेता है। तो ये 3 स्टेट्स हैं वाटर की जो एक से दूसरे में बदल जाती है हीटिंग यानी हीट करने के बाद या कूलिंग या ठंडा होने के बाद। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ आपको।
लिक्विड फॉर्म में से वाटर सॉलिड फॉर्म में, यानी आइस कैसे बनता है, जब हम उसको कूल करते हैं यानी ठंडा करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे, उसको हम फ्रीजर में जमाएंगे, बर्फ जम जाएगी तो वो लिक्विड से सॉलिड बन गया। सिमिलरली अगर मुझे लिक्विड से उसे गैस बनाना है तो क्या करूंगी, हीट करूंगी। पानी को आप उबालने के लिए रखेंगे गैस के ऊपर, हीटिंग मिल रही है उसे क्योंकि गर्म हो रहा है वो, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे, अगर आप ज़्यादा देर पानी को उबालेंगे ना, वो धीरे धीरे वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। So now let us study about these processes by which one state of water change into the other state. एक तरीके से पानी दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली चीज आती है इवेपोरेशन, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया स्टूडेंट। दैट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज चेंजेस इनटू वाटर वेपर। इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी ये वो तरीका है जिसमें जो भी वाटर बॉडीज हैं, भले ही वो ओशियन हो, सी हो, रिवर हो, उन सभी का पानी कन्वर्ट होके या सन की हीट की वजह से चेंज होकर किस में बदल जाता है, छोटे छोटे वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं ऐसी, उनमें बदल जाता है, जिन्हें हम वाटर वेपर्स कहते हैं, और भाप बन के उड़ जाता है। कहाँ जाएगा, उड़ के स्काई में जाता है, वहाँ छोटे छोटे वाटर वेपर्स की फॉर्म ले लेता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण भी कहा जाता है इसे। और जो अमाउंट ऑफ वाटर हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है ना, उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड आता है, इसके साथ साथ इवेपोरेशन जो है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ होती है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कैसा होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा पानी भाप बन के उड़ेगा जितनी ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी। दूसरा एक्सपोज सरफेस, एक्सपोज सरफेस मतलब जितना ज़्यादा खुले एरिया में पानी होगा, जैसे रिवर में या समुद्र में ज़्यादा ओपन एरिया है तो ज़्यादा पानी ओपन है, और एक्सपोज एरिया में तो उतना ज़्यादा पानी उड़ेगा और इवेपोरेशन होगी। तीसरा आता है विंड, जितनी तेज हवा चलेंगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होता है। एंड द लास्ट वन इज ह्यूमिडिटी, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी एयर में उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट हमारा कंडेंसेशन, दूसरा प्रोसेस। ये जो स्टूडेंट इवेपोरेशन और कंडेंसेशन है ये हमारे वाटर साइकिल में भी यूज़ होता है। वाटर साइकिल के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। कंडेंसेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर से चेंज होकर किस में बन जाता है, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर्स चेंजेस इनटू वाटर, वाटर वेपर से बदलकर पानी दोबारा वाटर में चेंज हो रहा है, यानी ये छोटी छोटी बूंदों से दोबारा पानी बन रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसे कि इसमें एग्जांपल बताया कि आप कभी भी आइस क्यूब्स निकालकर बाहर ग्लास में रखेंगे तो आपने देखा होगा ग्लास के बाहर छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, वो क्या होती हैं, वाटर वेपर्स होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं छोटी छोटी। इसके बाद आती है स्टूडेंट हमारी वाटर साइकिल। पानी जो है वो रिवर से, लेक से, सी से, इन सब से इवेपोरेट होता है और वाटर वेपर में बदलता है। उसके बाद स्काई में यानी आसमान में जाके ये छोटे छोटे ड्रॉप्स ऑफ वाटर की फॉर्म लेकर क्या होता है, इससे एक साथ जुड़कर ये सारी ड्रॉप्स एक क्लाउड यानी बादल बनाती हैं, और यही बादल जब ठंडे रीजन से होकर गुजरते हैं ना तो ये दोबारा और ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। और भारी बादल जब किसी भी रीजन से गुजरता है तो क्या होता है, वो फटता है और उससे क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होती है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो बारिश सिर्फ लिक्विड फॉर्म में हो यानी सिर्फ रेन हो, जो नॉर्मल प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर ये रेन होती है, और जो माउंटेन एरियाज हैं आपके यानी ज़्यादा ही हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं वहाँ पर क्या होता है, स्नोफॉल होती है। तो पानी जब प्रेसिपिटेट होता है ना यानी जब बरसता है तो वो या तो स्नो की फॉर्म में बरसता है या फिर रेन की फॉर्म में बरसता है। उसके साथ साथ हेल, ड्यू और फ्रॉस्ट फॉर्म में भी बरसता है। अब स्टूडेंट देखिए आपको यहाँ पर वाटर साइकिल की पिक्चर दिखाई हुई है। कुछ इस तरह से इवेपोरेशन हो रहा है, पानी उड़ के ऊपर गया, यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म हुए, जब कंडेंसेशन हुआ, पानी जब ठंडे रीजन यानी ये क्लाउड्स जब ठंडे रीजन से पास हुए तो क्या हुआ, इनमें से बारिश हुई जिसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे इम्प्योरिटीज़ इन वाटर के बारे में। जितना भी हम पानी पीते हैं या यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है यानी गंदगी भी मौजूद होती है। तो इसीलिए इस वाटर को क्लीन करने के लिए हम कुछ मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें पहला आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब पानी को कुछ देर के लिए उबालना, जिससे उसके अंदर जो भी जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं ना वो सभी
मर जाते हैं और वो जब ठंडा हो जाए तो उसको एक क्लीन कंटेनर में रख के आप आगे के यूज़ के लिए रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या होता है पानी को साफ करने का, दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है ना उसको एक फिल्टर के थ्रू, इस तरह का कुछ फिल्टर होता है उसमें से अलग